नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं जो कि पर्यावरण अध्ययन का होगा। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं 11 अध्याय एक साथ। जी हाँ, 11 अध्याय के एक साथ प्रश्न हम देखेंगे। और यहाँ पर 260 टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो कई बार कई टैट एग्जाम, किसी भी राज्य की टैट एग्जाम है उसमें निश्चित ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा जहां पर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उन सभी 11 अध्याय को एक नजर देख लेते हैं। तो यहाँ पर परिवार एवं मित्र से संबंधित, पेड़ पौधे से संबंधित, जंतु से संबंधित, इसी के साथ भोजन एवं पोषण से संबंधित, स्वास्थ्य, रोग, जल, आश्रय, यातायात, हम चीजें कैसे बनाते हैं, आपदा प्रबंधन और विविध, इन सभी टॉपिक से लेकर के आपको क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप बेफिक्र होकर के यहाँ पर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और कई राज्य में या आपको उनके टेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं, उनमें जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक एक प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी आने वाली जो टेट एग्जाम होगी उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। और आपने पुराने ऐसे वीडियो देखे भी होंगे जहां पर हमने ये भी आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एग्जाम में कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए, और आज का वीडियो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं इन बातों में और शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पार्ट जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको पर्यावरण पेडागोजी के भी क्वेश्चन है, साथ ही साथ जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उससे भी, पर्यावरण अध्ययन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि दोनों ही टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का समाजीकरण पहला पार्ट कहाँ से प्राप्त होता है, परिवार, विद्यालय, सांस्कृतिक केंद्र या धार्मिक केंद्र। तो निश्चित उत्तर हमारा बन जाएगा यहाँ पर परिवार से, क्योंकि परिवार ही बच्चे का पहला समाजीकरण का केंद्र होता है, पहली पाठशाला परिवार ही होता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मानव रुधिर वर्ग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले यहाँ पर मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है, एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक, एक प्राकृतिक या फिर एक औषधि पौधा। तो यहाँ पर कहेंगे कि बीटी कपास जो होता है ये एक प्रकार का ट्रांसजेनिक पौधा होता है जिसमें रोगों से लड़ने की क्षमता इसके अंदर उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा होगा। इनमें से द्विबीजपत्री कौन सा है, बांस, केला, गन्ना, सरसों। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा सरसों जो होगा, यहाँ पर द्विबीजपत्री होगा। इसी के साथ बात करते हैं पौधों में जल का अधिग्रहण जो होता है ये किसके माध्यम से होता है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पैलिसेड। तो जाइलम ऊतक जो होता है ये पौधों में जल का अधिग्रहण ग्रहण करने के लिए होता है। तो जाइलम हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किस शाखा के अंतर्गत, इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या फिर डेमोलॉजी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें हमारा उत्तर होगा ऑप्शन जो थर्ड होगा, इथोलॉजी जो होता है जीवों के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित शाखा होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि यह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी या फिर बच्चे देता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि निश्चित रूप से ये बच्चे देता है, एक स्तन्य जीव के अंतर्गत आता है चमगादड़। तो ऑप्शन जो फोर्थ होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है। तो जैव अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं जो जीव जंतु या सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिक, पॉलिथीन, सीसा, इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें यहाँ पर प्लास्टिक, पॉलिथीन, सीसा की, तो ये तीनों ही जैव अपघट्य पदार्थ यहाँ पर नहीं है क्योंकि जीव जंतुओं के या सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। परंतु यदि हम बात करें तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी हैं, जो कुछ पॉलिथीन ऐसे भी आ चुके हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको थोड़ा सा हिंट उसकी दे दी जाए कि बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन, तो निश्चित आपका उत्तर पॉलिथीन या ऐसे प्लास्टिक भी उपस्थित हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। परंतु चूंकि यहाँ पर सभी यहाँ पर उनके प्रकारों को नहीं दर्शाया, इसलिए उत्तर हम यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ, इनमें से कोई नहीं को चुनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, 10% नियम जो था ये दिया था लिंडमान, गोल्डमान, बेकमान या फिर फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, लिंडमान के द्वारा 10% ऊर्जा का नियम जो था ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण को सहारा लेता है तो वो क्या पढ़ाना चाहता है। तो शिक्षक निश्चित रूप से यहाँ पर आलू, ब्रेड, चावल आदि से कार्बोहाइड्रेट को ही पढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि ये सभी उसकी उदाहरण है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, खाद्य पदार्थ या खाद्य संरक्षण के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर ठीक नहीं होगा? तो खाद्य संरक्षण के लिए बात करते हैं तो आलू को हम चिप्स के रूप में रख सकते हैं, दूध पनीर के रूप में, और कच्चा आम अचार के रूप में, सेव यहाँ पर जैम के रूप में है। तो निश्चित रूप से दूध पनीर, क्योंकि ये खाद्य संरक्षण की दृष्टि से संरक्षित नहीं किया जा सकता है दूध का पनीर, तो यहाँ पर हम इसे ज्यादा लंबे समय तक ऐसे उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? तो विटामिन के जो होता है वो ऐसा विटामिन होता है, यदि इसकी कमी हो जाती है तो यहाँ पर रक्त का बहना मतलब थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? चेचक, मलेरिया, प्लेग या तपेदिक? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि चूहों के द्वारा जो होता है प्लेग नामक बीमारी जो होती है वो फैलती है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार या फिर मलेरिया, डेंगू, हैजा, और थर्ड है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो इसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पर मच्छरों के द्वारा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि जो रोग होते हैं ये फैलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वायरस संक्रमण से होने वाला जो रोग होता है टाइफाइड, कॉलेरा, मलेरिया, तो जो जुकाम होता है सर्दी जुकाम, ये वायरस इन्फेक्शन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जल जनित रोग कौन सा है? अतिसार, छोटी मात्रा रक्त अल्पता, मस्तिष्क ज्वर? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें अतिसार जो होता है जिसे हम डायरिया कहते हैं ये जल जनित रोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 71% पृथ्वी का तल जो है वो ढका हुआ है, तो निश्चित सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर जल से ढका हुआ है, तो थर्ड ये विकल्प हमारा इसमें यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है? तो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व तापमान वृद्धि, अम्लीय वर्षा? तो यदि हम सभी को देखते हैं तो नगरीकरण यहाँ पर प्रमुख होगा, क्योंकि नगर बने तो उद्योग भी बने, और उद्योग बने तो निश्चित रूप से अम्लीय वर्षा भी हुई, और उन सब के कारण विश्व तापमान में वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर नगरीकरण जो होगा ये प्रमुख रूप से जिम्मेदार होगा विश्व में जल संकट के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कुत्ता मछली का आवास है? तो कुत्ता मछली जो होती है ये कहाँ पर रहती है? नदी, तालाब, झील या फिर समुद्र? तो यहाँ पर कहेंगे हम ऑप्शन फोर्थ जो होगा समुद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों और दीवारों फर्श को लीपा जाता है, उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने या कीड़ों से दूर रखने, चिकना साफ सुथरा बनाने या फिर खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वैसे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो गोबर से मिट्टी के घर, दीवार, फर्श को लीपा जाता है तो निश्चित रूप से उन्हें चिकना और साफ सुथरा बनाया जाता है, पर कहीं कहीं पर जो कुछ कीड़े होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही चीजें रखी हुई है, कीड़ों को दूर रखने के लिए और चिकना साफ बनाने के लिए। तो निश्चित रूप से चिकना भी करते हैं, जैसे आंगन जो होते हैं खुरदरे हो जाते हैं तो उन्हें गोबर मिट्टी से आदि से लिपाई भी कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम किसी भी विकल्प का चयन इसमें कर सकते हैं, कीड़ों को दूर रखने के लिए या चिकना और साफ बनाने के लिए। तो निश्चित रूप से उत्तर थोड़ा सा मिला जुला होना चाहिए था यहाँ पर। तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक को चयन करता हूँ, कीड़ों को दूर रखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर सेल के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? रासायनिक ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या फिर चुंबकीय ऊर्जा? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सौर सेल के द्वारा जो होती है, जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, सॉरी विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ पर हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है? यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, पौधे या फिर यूरेनियम? तो यहाँ पर कहेंगे पौधे जो हैं ये नवीकरणीय स्रोत हैं, इनसे हमें ऊर्जा पुनः प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मिलती है थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या मेसोस्फीयर में? तो ये मिलती है हमें स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में, जिसे हम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का मुख्य कौन सा स्रोत यहाँ पर नहीं है? वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट या फिर धूल के कण? तो यदि हम यहाँ पर देखें तो ठोस अपशिष्ट जो है ये वायु प्रदूषण के स्रोत नहीं है, बाकी वाहन, उद्योग और धूल के कण ये सभी स्रोत होते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथक जो है ये किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक यहाँ पर जो होगा ये उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल को यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पर चावल, चना, मूंगफली, कपास दे रखा है, तो यहाँ पर चना जो होगा ये रबी की फसल के अंतर्गत आता है यहाँ पर। चलिए ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोग्राफ। तो उसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही उत्तर होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया। भोपाल गैस त्रासदी जो होती रिक्त स्थान के कारण हुई, तो MIC गैस के कारण हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड यहाँ पर इसमें उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु जो होगा वो बाघ होगा यहाँ पर। ऑप्शन थर्ड। सिंपल से क्वेश्चन के लिए मैं 4 विकल्प यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा। और इस बाघ जो था इसे अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था भारत का राष्ट्रीय पशु। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर अलग अलग समूह से संबंधित है? आम, नारियल, इमली या फिर नीम की यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर नीम जो होगा वो एक अलग ही यहाँ पर महत्व का होगा। देखिए आम, इमली, नारियल जो है इनको आप इनके फलों को खाने में प्रयोग करते हैं, परंतु यहाँ पर यदि बात करते हैं तो नीम जो होता है थोड़ा सा औषधि महत्व का पौधा है और बाकी अन्य तीनों की अपेक्षा ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगले की बात करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुन करके लिखिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दे रखे हैं। तो उबालकर, गूंथकर, भूनकर, सेंककर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेंककर, तलकर, भूनकर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि खाना पकाने के ढंग की बात करेंगे तो हम खाने को सेक कर, तलकर या भून करके खाते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो होगा ये बिल्कुल इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे देश में नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो यदि यहाँ पर हम बात करें तो केरल जो होगा वो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, जहां पर नारियल और टेपियोका लोग खाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रीना आम पसंद करती है और वह इन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यहाँ पर संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो देखिए वो आम पसंद करती है और वो सर्दी के मौसम तक इन्हें संरक्षित रखना चाहती है। तो किस प्रकार से यहाँ पर इन्हें रख सकती है? तो यदि यहाँ पर हम बात करें तो अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना, वायुरत डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में। तो निश्चित रूप से अचार और आम पापड़ बना करके वो जाड़े तक उसे संरक्षित रख सकती है। फर्स्ट विकल्प ही इसके अंदर सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं? तो नारियल का तेल आता है और एक आता है सरसों का तेल, और दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं। तो नारियल के तेल के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर गोवा हमारा उत्तर होगा, विकल्प सेकेंड जो होगा यहाँ पर नारियल के तेल में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या प्रस्तर? यदि यहाँ पर हम देखें तो जो जैविक कारक नहीं होगा वो यहाँ पर होगा फोर्थ विकल्प प्रस्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर करने वाले प्राणी को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट, डीकंपोजर, स्क्वेंजर, ओमनिवोरस। तो थर्ड विकल्प जो होगा स्क्वेंजर इसमें हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में देखने को मिलता है? तो यदि हम बात करें वृद्धि, भोजन, प्रजनन और भोजन, प्रजनन और अंकुरण और वृद्धि और प्रजनन, तो यहाँ पर पहचानना है उस जीवन प्रक्रिया के युग्म को जो पेड़ पौधे और जंतु दोनों में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वृद्धि और प्रजनन जो होता है यहाँ पर ऑप्शन जो फोर्थ होगा ये दोनों में निश्चित रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि पौधे और जंतु दोनों में ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा है सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। यहाँ पर हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप जहरीले पाए जाते हैं। नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो इन खोखले दांतों से उसके शरीर में जो जहर होता है चला जाता है, और सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर किसे हम अपने उत्तर का चयन कर सकते हैं? तो यदि हम बात करें तो हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप जो होते हैं वो होते हैं। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल यहाँ पर
सही है। और नाग, कोबरा जहरीले ये होते हैं, तो निश्चित रूप से जहरीले सांप के चार नहीं होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं। तो और सांप के कांटे की जो दवाई होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर विकल्प थर्ड जो होगा ये सही उत्तर होगा। कि गांव में बहुत से लोग जो हैं, बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पाल करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। और मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो यदि हम बात करें तो सबसे अच्छा समय जो होता है अक्टूबर से दिसंबर का होता है, क्योंकि इस माह में फूल ज्यादा उपलब्ध होते हैं और मधुमक्खियों को लिए पर्याप्त मकरंद जो होता है वो उपस्थित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्याज, आलू, अदरक जो है क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक के असल के पत्र है? तो ये तने के ही रूपांतरण है, तो यहाँ पर सेकंड विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित, बीज द्वारा, या फल द्वारा, या कायिक जनन के द्वारा वितरित? तो यदि हम बात करें तो ऑप्शन जो थर्ड होगा, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ये दूर दूर तक प्रसारित होंगे, क्योंकि जंतु जो है वो फलों को खाएंगे और जगह जगह तक पौधे जो है वो फैल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं? तो यहाँ पर हमें पहचानना है उस समूह को जिसके अंतर्गत ये जीव रखे गए हैं। तो बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो देखिए हमें तीनों ही जंतुओं को देखना है ऐसे। तो चील, गरुड़, गिद्ध जो है ये इनकी दृष्टि हमारी दृष्टि से 4 गुना अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई सवेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उसे वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, या उस वाद्य यंत्र की गति को देख करके? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सांप जो है वो उस वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया कर रहा है, क्योंकि सांप के कान नहीं होते हैं और वो सुन नहीं सकता है, वो सिर्फ कंपन को महसूस कर सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है, और यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि जो जाति की उत्पत्ति हुई है उसके संबंध में पुस्तक लिखने वाले हैं चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर उत्तर होगा। टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? मेंढक, मछली, टारपीडो, ध्रुवी भालू। तो यहाँ पर हम कहेंगे मेंढक जो होगा ये फर्स्ट विकल्प हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि हाथी जो है ज्यादा आराम नहीं करते, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और दूसरा यहाँ पर 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है, मतलब 200 किलो तो निश्चित रूप से होता है। और वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते खा सकते हैं, तो ये लगभग 100 किलो तक झाड़ियां खा सकते हैं। और हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, तो ये गलत हुआ। चलिए तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इसके कुछ कथनों को, जो चलिए एक ही यहाँ पर चयन करना था कि कौन सा इसमें सही होगा। मैंने सोचा था कि इसमें नीचे 4 कूट दे रखे होंगे, तो कोड इसमें नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें हमारे उत्तर की, तो यहाँ पर 3 महीने के हाथी का बच्चे का वजन जो होगा वो लगभग 2 क्विंटल होगा, मतलब 200 किलो होगा। ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ 2 क्विंटल से अधिक पत्ते खाने का लिखा है। तो हाथी क्या 100 किलो तक खा सकता है, यानी कि 1 क्विंटल तक, और 2 से 4 घंटे वो सोता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? मेना, उल्लू, कौवा, या फिर कोयल की यदि बात करें तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ये होगा उल्लू, क्योंकि उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को काफी अधिक पीछे तक घुमा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन देख चुके हैं। फिर ये देखिए रिपीट हुआ है, तो चील, बाज, गिद्ध जो है इसमें आ जाएंगे। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन को अत्यधिक हिलाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? तो अधिकांश पक्षियों के नेत्र जो होते हैं क्या स्थिर नहीं होते हैं, घूम नहीं सकते, और इनके कान ढके होते हैं, वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र आंख होते हैं, और इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक समय पर फोकस कर सकते हैं। क्या यहाँ पर कारण हो सकता है? तो यदि हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प जो होगा
अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं, वे घूम नहीं सकते हैं, यानी कि पुतलियां जो होती है वो इधर उधर नहीं घूमती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा वह जानवर है जिसके दांत अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के कारण वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं? तो दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। यदि हम बात करें तो गिलहरी और चूहा जो दोनों ही श्रेणी में आते हैं, और देखिए ये दोनों ही यहाँ पर विकल्प में रख दिए गए, तो दोनों में से एक यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही, चूहे की भी विशेषता ये होती है और गिलहरी की भी ये होती है। और आप देखेंगे तो कहीं पर उत्तर आपको गिलहरी मिलेगा, कहीं पर उत्तर आपको चूहा मिलेगा, तो दोनों ही जीव ऐसे होते हैं। तो हम किसी को भी यहाँ पर उत्तर पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि चूहा भी यही कार्य करता है और उसके भी दांत बढ़ते रहते हैं। यदि वो वस्तुओं को नहीं काटे तो उसके भी दांत बहुत बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, जो हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, तो यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी यह हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकट रूप से संबंधित है? मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता, लौह। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट विकल्प ही इसमें सही है, क्योंकि मच्छर मलेरिया से संबंधित है, एनीमिया जो है वो लौह से संबंधित है। फर्स्ट विकल्प ही हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि वे विस्तृत फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या फिर उनमें जड़ें होती है? तो देखिए जड़ें तो होती, कोई बात नहीं इसमें। तो यदि हम देखें तो वे प्रथम कड़ी क्यों होते हैं? तो वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। थर्ड विकल्प हमारा उत्तर हो जाता है। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और यहाँ पर नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला पालक गुड़, या फिर आंवला पालक आलू, या फिर आंवला आलू टमाटर, बंद गोभी भिंडी गुड़। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस समुच्चय में लौह तत्व जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा वो होगा यहाँ पर फर्स्ट विकल्प आंवला पालक और गुड़। फर्स्ट विकल्प इसमें हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? जाइलम, पैरेन्काइमा, केलेन्काइमा, या फिर स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा, सरल ऊतक नहीं है, वो होगा जाइलम। ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित करते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछली पेड़ पौधों को, या फिर जंतु एवं मछलियों को, या पक्षी पेड़ एवं पेड़ पौधों को? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि फ्लोरा तथा फना जो होते हैं ये सूचित करते हैं पेड़ पौधे और जंतुओं को। फर्स्ट विकल्प इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कोनेन नामक दवा किससे प्राप्त होती? मनी प्लांट, सिनकोना, या क्लिप्टिस, या फिर अंकोनाइट। तो यहाँ पर सिनकोना जो प्लांट होता है, जिससे मलेरिया की अचूक औषधि कोनेन जो बनाई जाती है, ये सिनकोना प्लांट से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? नींबू, अमरूद, आम का, या फिर पपीता का? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सही विकल्प बनेगा थर्ड विकल्प इसमें, जो कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र होगा आम का। थर्ड विकल्प इसमें हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूं, काले मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो साबूदाना जो होगा यहाँ पर एक बीज नहीं है, बाकी अन्य तीनों जो है ये बीजों के अंतर्गत आते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? मूल, शीर्ष, परागणों में, या फिर तने में, परागकोशों में? तो सेकेंड होगा परागणों में। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन इसमें देखने को मिलता है। सेकेंड विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? चावल, गेहूं, बाजरा, या फिर मक्का? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फर्स्ट विकल्प जो होगा चावल, यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत होगा दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। तो यहाँ पर देखिए दूध में भी प्रोटीन होता है, मांस, अंडे में, सभी में होता है, पर सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्कृष्ट यहाँ पर सोर्स होगा प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ऊर्जा का पिरामिड होता है? सीधा, उल्टा, अनियमित, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हम कहेंगे ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। फर्स्ट विकल्प उत्तर बन जाता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 25%, 30%, 50, या फिर 10%? तो लैंडमैन का आपने ऊर्जा जो वितरण का नियम पढ़ा होगा, जिसमें 10% का नियम उसे कहा जाता है। तो फोर्थ विकल्प यहाँ पर इसमें सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? तो उस वर्ग को हमें पहचानना है जिसमें यहाँ पर प्रोटीन की प्रचुरता ज्यादा होती है। तो निम्नलिखित दूध, आम, गाजर या फिर अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का या सेब, दही और मांस। तो देखिए प्रचुर मात्रा में भी हमने देखा था कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो यहाँ पर सोयाबीन सिर्फ इसी विकल्प में है। बाकी अंडा, मटर, मछली इनके अंदर भी प्रोटीन होता है, पर सर्वोत्कृष्ट स्रोत तो यही है। तो यही हमारा इसमें उत्तर बनेगा, थर्ड विकल्प। चलिए, भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए या विटामिन सी या फिर ये सभी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत पाए जाते हैं ये सभी, फोर्थ विकल्प इसमें उत्तर हो जाता है। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो देखिए जो मीरा है वो समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, तो निश्चित रूप से उससे क्या होगा? मोटापा होगा। और इसी के साथ में दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है, तो उसे क्या हो सकता है? उसे एनीमिया हो सकता है, यानी कि खून की कमी। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो बनेगा, एक को मोटापा होगा तो दूसरे को एनीमिया होगा। यहाँ पर फोर्थ विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। रजत यहाँ पर किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार या फिर हैजा? तो निश्चित रूप से रजत यहाँ पर जो है मलेरिया से पीड़ित है। फर्स्ट विकल्प बन जाएगा उत्तर। क्वाशियोर्कर नामक रोग रक्त स्थान की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर आयोडीन? तो ये होता है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं क्वाशियोर्कर। तो यहाँ पर सेकेंड विकल्प उसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? कैल्शियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी और कैल्शियम एवं विटामिन डी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कैल्शियम और विटामिन डी जो होते हैं ये दोनों ही अस्थियों के लिए काफी आवश्यक होते हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी से भी अस्थियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है। चलिए, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, आईबी प्रश्न इसका भी इससे हो जाता है, और मसूड़ों में सूजन, पायरिया आदि भी इससे होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प बन जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, रेबीज? तो यहाँ पर रेबीज जो होगा ये अलग होगा, बाकी सभी जो है ये विटामिनों की कमी से होने वाले रोग हैं। तो फोर्थ विकल्प से बन जाएगा उत्तर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित, जीवाणु जनित या फिर खनिज जनित? तो निश्चित रूप से प्लेग जो होता है वह चूहों से होता है, और ये एक जीवाणु जनित बीमारी होता है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखते हैं? केवल लाल रंगों में देख सकते हैं, केवल हरे रंग में, केवल काली और सफेद देखते हैं, केवल हरे रंग में? तो ये देखते हैं केवल काली और सफेद। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प इसमें उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन हाथियों के बारे में फिर से क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन भी हमने देख चुके हैं हाथियों के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को पहचानिए। हाथियों के झुंड में केवल हथियां और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ में हाथियों के एक झुंड में एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। और झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथी पूरे झुंड के नेता होती है, ये बिल्कुल सही है। और एक झुंड में हाथियों के बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो ये गलत है। तो यहां पर हम कह सकते हैं 3 और 4, 1 और 2 तथा 1 और 3 और 2 और 4। यहाँ पर पहला और तीसरा जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा, जिसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों कथन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है? तो उनकी आंखों की पुतलियां नहीं घूम सकती है। काफी बार पूछा गया प्रश्न है ये टेट एग्जाम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों जंतुओं से अलग करता है? श्वसन तथा प्रजनन, इसके साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल तथा राजधानी और केंद्रक तथा कोशिका कला। तो देखिए उस युग्म को पहचानना जो पौधों और जंतुओं को अलग करता है, मतलब दोनों में ये चीजें डिफरेंट होती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल और राजधानी। देखिए क्लोरोफिल पौधों में होता है, जंतुओं में नहीं होता है। तो निश्चित रूप से थर्ड विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित कथन में से फिर हमें सत्य कथन को पहचानना है और ये फिर हाथियों के बारे में है। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो बिल्कुल सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद और सोना पसंद करते हैं। तो ये गलत है। 3 महीने के हाथी के वजन का बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, सही है। और अधिकांश हाथी, बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि दूसरा और तीसरा कथन जो है ये यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पहला, तीसरा और चौथा। हाथी गंदे पानी में खेलना भी पसंद करते हैं। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आराम वाला विकल्प लगा था जो पहले प्रश्न में था उस टाइप का, तो फर्स्ट वाला भी इसमें सही है। और हाथी जो है दूसरा तो यहाँ पर सही नहीं होगा क्योंकि हाथी 2 से 4 घंटे आराम करते हैं। और तीसरा और चौथा, तो यहाँ पर थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ के ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी हो सकता है। अब ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये एक और तरीके से पूछा जाता है पर वहां उत्तर कुछ और होता है। देखिए यहाँ पूछा है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो पेड़ कोई सा भी हो और उस पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो वो है यहाँ पर कौवा, ऑप्शन थर्ड। और सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है, ऐसा भी प्रश्न आता है, सबसे ऊंचे पेड़ पर। तो यहाँ पेड़ ऊंचा नहीं है, पेड़ की डाली ऊंची है, ठीक है ना। तो ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है वो कौवा है और सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाता है वो है चील। चलिए अगला क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। तो बगुला भैंस पर क्यों बैठता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो बगुला होता है वो भैंस की पीठ पर जो कीट होते हैं उनको खाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, तो एकल परिवार वर्ष 1950 के बाद बना परिवार या फिर परिवार जिसमें माता पिता उनके बच्चे हों, संपूर्ण परिवार जिसमें माता पिता बच्चे दादा दादी केवल पति पत्नी। तो यहाँ पर कह सकते हैं परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं वही परिवार जो होता है वो एकल परिवार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में लड़के लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो यहाँ पर बात करें लड़के और लड़की की, तो लड़के के लिए 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष। और यहाँ पर विकल्प जो होगा फर्स्ट ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विशेष प्रकार के जो विविध पैटर्न या डिजाइन होते हैं वो क्यों होते हैं। उस जलवायु के कारण जिसमें वो रहते हैं या फिर शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण, उनकी त्वचा पर बालों के कारण। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि वो जो विविध पैटर्न या डिजाइन होते हैं जो उनकी त्वचा पर होते हैं वो जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाकर रहता है। तो वो होता है यहाँ पर फाख्ता, फोर्थ विकल्प होगा इसमें सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही पदार्थ होते हैं विटामिन जो हमें हीनताजन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी सी मात्रा में ही आवश्यक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षित लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं या रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कम तापमान पर जो रोगाणु होते हैं जो भोजन को खराब करते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। थर्ड विकल्प इसमें सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती, कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती, इसमें ठंडा पानी है, उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, इसे धूप में खुला फैला देती है या फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो देखिए यहाँ पर कुछ समय के लिए ही हमें खाद्य पदार्थों को ताजा रखा जा सकता है, उस तकनीक को यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसे गीले कपड़े में लपेट देगी। जैसे मान लीजिए आप कोई भी हरी सब्जी वगैरह लाते हैं तो उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं तो ताजी बनी रहती है। चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भोजन का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना, फिर काटना, सब्जियों को काटना, फिर उन्हें चलते पानी से धोना और सब्जियों को काटने से और पकाने से पहले कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि जो तरीका सही होगा वो होगा पहला, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। चावल को पॉलिश करने से उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल या थायमिन या थायरक्सिन। थायरक्सिन तो हार्मोन से होता है, तो थायमिन जो होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मेंढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पर मेंढक जो है वो टिड्डे को खा रहा है तो निश्चित रूप से प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को स्थानांतरण हो रहा है। तो थर्ड विकल्प इसमें बनेगा हमारा लिए सही उत्तर। चलिए, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों, छोटे जैसे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में ये पाया जाता है असम, उड़ीसा, अरुणाचल या मेघालय में, तो ये पाया जाता है। फोर्थ विकल्प होगा मेघालय में। चलिए, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसे रचनाएं दिखाई देती जिन्हें हम कहते हैं वर्तिकाग्र पराग, पुष्प पराग या मूलांकुर। तो निश्चित रूप से इन्हें हम कहते हैं थर्ड विकल्प होगा पराग। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों के द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेते हैं, बाहर निकालने की बात यहाँ पर की जा रही तो वो होगी यहाँ पर थर्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसमें हमारा सही उत्तर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो अवशोषित करते हैं। लौंग एवं कैसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़, तना, फूल या फल से। तो यहाँ पर हम कहेंगे लौंग तथा कैसर जो होते हैं ये इसके फूल से प्राप्त होने वाले भाग होते हैं। थर्ड विकल्प होगा उत्तर। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश है तो विद्यार्थियों को किस खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो निश्चित रूप से मैंग्रोव पादपों की तलाश के लिए बात की जा रही है। तो मरुद्भिद, लवणोद्भिद, गर्म, आर्द्र या फिर शीत क्षेत्र। तो यहाँ पर कहेंगे कि जो मैंग्रोव पादप होते हैं वो लवणोद्भिद दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सेकंड विकल्प होगा इसमें सही उत्तर। चलिए, कुनैन नामक दवा हम देख चुके हैं, सेनकोना के पौधे से बनाई जाती है, तो ज्यादा समय नहीं दूंगा इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो परिवार की विशेषता की यदि बात करते हैं इसमें, तो कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ में रहते हो। तो देखिए, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले, तो जरूरी नहीं कि भिन्न लिंग वाले ही परिवार का हिस्सा होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, जरूरी नहीं। कहीं पर माँ बेटियां भी रह सकती है, कहीं पर पिता और बेटे अलग भी रह सकते हैं, मतलब विपरीत लिंग नहीं भी हो तो क्या वो परिवार नहीं होते हैं? तो निश्चित रूप से हो सकते हैं। किसी परिवार में केवल एक ही सदस्य होता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ में रहते हो। दूसरा, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, या फिर वे समान आवास, भोजन, सामाजिक क्रियाओं और सुरक्षा। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला ही थोड़ा सा यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ये हो सकता है परिवार की विशेषता नहीं भी हो। चलिए, फर्स्ट यहाँ पर चुनते हैं हम। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोर अवस्था में समाज से सीखना और प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण, यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट विकल्प की, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, ये एक प्राथमिक समाजीकरण है। चलिए, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती, वहां उसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं। उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल, सेब, लीची या फिर चीड़। तो निश्चित रूप से केरल में उसने देखे होंगे नारियल। फर्स्ट विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन से, और हार्मोन्स की प्रकृति होती है प्रोटीन की। तो सेकंड विकल्प बन जाएगा उत्तर। अगला है गैसीय अपशिष्ट है। तो गैसीय अपशिष्ट को यहाँ पर हमें पहचानना है, और गैसीय अपशिष्ट में कौन आएंगे? तो सब्जियां, छिलकों, सब्जियां, फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, यहाँ पर खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, और फोर्थ है यहाँ पर लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट में आएगा फोर्थ विकल्प, लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं।
मोर जब सांप सॉरी जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो यहाँ पर कहेंगे कि देखिए, मोर अंतिम जो सांप है कीड़ों को खाया, कीड़े ने हरे पौधे को खाया, तो अंत में सांप को मोर ने खाया, तो मोर यहाँ पर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। फोर्थ विकल्प। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या फिर डाइटेरिवोर। तो यहाँ पर हम कहेंगे जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो निश्चित रूप से वो होते हैं शाकाहारी। थर्ड विकल्प बनेगा इसमें सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताओं का चयन करना है। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें या फिर निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये लेह और लद्दाख के मकान की विशेषताएं हमें देखनी है इसमें। तो वहां पर पेड़ के तनों लकड़ी से बनी बालों की छतें देखने को मिलती है। और बात करते हैं निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है और यहाँ पर लकड़ी के फर्श। तो यहाँ पर 1, 2, 4 जो दूसरा विकल्प होगा ये बन जाएगा इसमें उत्तर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए। जैसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है, मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं और मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव होना चाहिए आंध्र प्रदेश, असम या फिर तमिलनाडु या उत्तराखंड। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये होना चाहिए कहाँ पर? असम में, क्योंकि वहां पर वर्षा के कारण ऐसा होता है। एस्किमो और घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं जाने देता है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है यानी सामग्री की कीमत अधिक होगी, या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बर्फ की जो दीवारें होती है, दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो सेकंड विकल्प बन जाएगा इसमें उत्तर। राजस्थान का कौन सा नवीनकरणीय संसाधन नहीं है? जल, विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर प्राकृतिक गैस जो है ये नवीनकरणीय संसाधन नहीं। कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक का जो उदाहरण नहीं है यूरिया, पोटास, फास्फेट या कंपोस्ट। तो कंपोस्ट जो होगा ये रासायनिक उर्वरक का उदाहरण इसमें नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हिस्टामिन। तो ये होती है निकोटीन की वजह से, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। राजस्थान में के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खनन, बेकरी, मुर्गी पालन या फिर कृषि। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इनका मुख्य व्यवसाय होता है कृषि। चलिए, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? केशवराय पाटन या फिर निम्बाहेड़ा, उदयपुर, भोपाल, सागर। तो यहाँ पर हम कहेंगे निम्बाहेड़ा, जहां पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को या फिर श्रावण शुक्ल तीज या भाद्र कृष्ण अष्टमी को या फिर चैत्र शुक्ल नवमी को। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को। फर्स्ट विकल्प जो होगा इसमें सही उत्तर होगा। राजस्थान में झीलों की नगरी है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अजमेर। तो उदयपुर जो होगा इसमें सही उत्तर होगा। थर्ड विकल्प। विजय स्तंभ किसने बनवाया? महाराणा कुम्भा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराज जय सिंह। तो यहां पर हम कहेंगे महाराणा कुम्भा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन या फिर ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन या ऑडिट टेलर मशीन। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फर्स्ट विकल्प इसमें सही उत्तर होगा। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेशों को क्या कहते हैं? एसएमएस, फैक्स, ईमेल या फिर टेलीग्राम। तो देखिए, कंप्यूटर के माध्यम से जो संदेश हम भेजते हैं उन्हें हम कहते हैं ईमेल। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। कश्मीरी चोगा कहलाता है फिरन अंगरखी या फिर दुखतारी अजगर। तो यहाँ पर हम कहेंगे
कि ये कहलाता है फिरन। ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, या फिर मूल्य जैसी अमूर्त धारणाओं को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके। यह फोर्थ है, उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर फोर्थ विकल्प उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन 4। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब हम बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, सीधा एवं छोटा, आभासी, सीधा आवर्धित, या आभासी उल्टा एवं छोटा। फोर्थ है यहाँ पर वास्तविक, उल्टा एवं छोटा। देखिए अवतल दर्पण के निकट जब हम बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? आभासी और सीधा बनेगा एवं आवर्धित बनेगा। तो यहां पर सेकंड विकल्प हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती, सभी अधातुएं तन्य होती, सामान्यतः धातुएं तन्य होती, या कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो देखिए ये सामान्यतः धातुएं जो होती है तन्य प्रकृति की होती है, पर कुछ धातुएं अपवाद जैसी हो सकती है, जैसे पारा है तो ये द्रव धातु होती है। तो यहाँ पर तन्यता थोड़ी सी एक अलग लगती है ना, तो इसलिए यहाँ पर थर्ड विकल्प हमारा उत्तर होगा। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक जो होता है ये उपयोगी होगा? यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट जो होगा ये सबसे अच्छा उर्वरक होगा बागवानी के लिए। फोर्थ विकल्प। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? डिडवाना, नागौर, बाड़मेर, या फिर परबतसर। तो यहां पर हम कहेंगे ये है डिडवाना। ऑप्शन फर्स्ट। चलिए एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाएगी फसल कटाई, हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन। तो देखिए दानों को भूसे से अलग करने के लिए निश्चित रूप से हमें क्या करना होगा? क्योंकि दाने और भूसे उसमें मिक्स हैं, तो थ्रेसिंग तो कर चुका है, मतलब थ्रेसिंग हो सकता है, थ्रेसिंग से भी हम साफ कर सकते हैं, पर थ्रेसिंग में क्या करते हैं? फसल को डालते हैं। और निष्पावन क्या होता है? उन्हें उफनना जो होता है, जिसे हम कह सकते हैं। मान लीजिए जिस दाने उनके अंदर कोई भूसा कचरा है तो हम क्या करेंगे? उनको उफनते हैं, निष्पावन करते हैं। फोर्थ विकल्प यहाँ पर बनेगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और ब्रेल लिपि को मोटे कागज के बिंदु पर बुना करके या बिंदु उभेर करके लिखा जाता है। या 8 बिंदु 8 लिपि पर आधारित होती है। बिंदु की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई दी है, इस उभरे बिंदु पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। अब इसमें सही कथन पहचानना। तो देखिए सही होता है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ये 8 नहीं, ये 6 बिंदुओं की लिपि होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा देखिए फर्स्ट विकल्प में बन रहा है, तो यही हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, थर्ड विकल्प कैल्शियम कार्बाइड, ये प्रयोग में लाया जाता है आम पकाने के। निम्न में से कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऋग्वेद। फर्स्ट विकल्प यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बैसाल्ट, चूना पत्थर, प्लेट, या ग्रेफाइट। तो यहाँ पर पहचानना हमें आग्नेय चट्टान को, तो उत्तर होगा बैसाल्ट। फर्स्ट। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, या फिर गुरु नानक देव। तो फोर्थ विकल्प होगा यहाँ पर गुरु नानक देव, ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। तो स्वामी दयानंद सरस्वती फर्स्ट विकल्प जो होगा ये हमारा उत्तर होगा, जिनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम, या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये है असम का। थर्ड विकल्प जो होगा इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए हरी खाद से तात्पर्य क्या होगा? फसलों में कृमिनाशी डालना, लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, या फिर फसलों में ताजा बने पेस्टिसाइड डालना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हरी खाद का जो मतलब होगा वो होगा मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना। चलिए थर्ड विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा।
राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर होगा। राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और जंतु क्रमशः है। 3 चीजें हमसे पूछी है, राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य पक्षी और जंतु। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हमारा बनता है इसके अंदर वो बनेगा खैजड़ी, गोडावन और चिंकारा। फर्स्ट विकल्प जो होगा इसमें उत्तर होगा। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12, 18, 202 या फिर 22। तो यहाँ पर कहेंगे हम 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? यहाँ पर बाघ, गाय, ऊंट या चिंकारा। और फोर्थ यहाँ पर है भेड़। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सही उत्तर होगा ऊंट, चिंकारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता? संगमरमर, पोटा स्टोन, घिया पत्थर या फिर सैंड स्टोन। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो घिया पत्थर है ये उपयोग में नहीं लिया जाता। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो निश्चित रूप से उत्तर ज्यादा कठिन नहीं है, मोर ही हमारा उत्तर होगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य हमें यहाँ पर देखना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो राजस्थान जो होगा वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? तो यहाँ पर उत्तराखंड का जो राज्य प्रतीक नहीं है उसे हमें देखना है, मोनाल, बुरांस, बाघ या फिर कस्तूरी। तो यहाँ पर हम कहेंगे थर्ड होगा बाघ। चलिए, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस और राज्य का राज्य पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय। तो ये है हिमाचल प्रदेश। थर्ड विकल्प इसमें सही उत्तर होगा। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो यहाँ पर होगा लद्दाख सही उत्तर। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे कुछ लोगों में क्रियाकलाप दिए हैं, खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्ती, जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बनाना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो इनमें से वो क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? तो देखिए, यदि हम बात करते हैं तो बाजार में बेचने के लिए पत्ती, जड़ी बूटी उठाना, इकट्ठी करना, इनसे जंगल गायब नहीं होते हैं। बांस से टोकरी बुनना ये भी कोई विशेष नहीं है, और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो देखिए, पहला और जो दूसरा है, यदि हम बात करें पहले और दूसरे की, तो बांधों का निर्माण और उत्खनन, खानों का उत्खनन, ये दोनों जिम्मेदार हैं जंगलों के गायब होने के लिए। तो दूसरा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांसे के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो कांसे के बारे में हमें सही कथन का चयन करना है। कांसे लोहे तथा चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा और टीन से पगलाकर तैयार किया जाता है, और कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप, मूर्ति, बर्तन बनाए जाते हैं। कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के होते हैं और अधिक मजबूत नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कांसा जो होता है तांबे और टीन से पिघलाकर तैयार किया जाएगा और अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप, मूर्ति, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सेकंड विकल्प जो होगा, दूसरा और तीसरा, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट, रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पर सरला बहन के लेखक होंगे सरला बहन। चलिए, फर्स्ट विकल्प इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को हमें पहचानना है, और सही कथन यहाँ पर क्या होगा? इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसी के साथ में इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाए जाते हैं। ये लोग चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी के नाम के स्थान पर पड़ा, और मधुबनी राजस्थान की अति प्रसिद्ध जिला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा यहाँ पर गलत है।
तो 1 2 3 यहाँ पर चौथा विकल्प बन जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है, एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। ये गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक का? तो यहाँ पर हम कहेंगे ये आंध्र प्रदेश का है पोचमपल्ली। यहाँ के बुनकरों की जो कला होती है उसे भी पोचमपल्ली साड़ी के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर पोचमपल्ली साड़ियां भी प्रसिद्ध होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पश्मीना शाल को लगभग रेगिस्तान साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है, साथ ही एक साधारण पश्मीना शाल को बनाने हेतु रेगिस्तान घंटों का समय लगता है। तो देखिए एक पश्मीना शाल जो होती है ये साधारणता जो होती है 6 स्वेटरों के बराबर इसमें गर्मी होती है और इसे बनाने में 200 घंटे का समय लगता है। तो देखिए कहीं पर आप देखेंगे तो कहीं पर 10 स्वेटर के बराबर भी उसको बता देते हैं कहीं पर, और कहीं पे इसको 6। तो मैं यहाँ पर 6 200 को सही कर रहा हूँ, कहीं पर उत्तर आपका 10 200 भी होता है, क्योंकि कहीं कहीं पर 10 स्वेटर के बराबर भी से बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ही तरह के फसल बार बार उगाने से बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है या फिर सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वर बन जाती है या फिर बंजर हो जाती है? तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि एक तरह की फसल बार बार उगाने से और बहुत से रसायनों का प्रयोग करने से बंजर हो जाएगी धरती हमारी। तो यहाँ पर 4th विकल्प जो होगा ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि बार बार रसायनों का प्रयोग करने से फिर वहां पर पैदावार ही उसकी कम हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि? तो निश्चित रूप से कृषि को प्रभावित करने वाली है यहाँ पर वृष्टि। सिल्वीकल्चर संबंधित है यहाँ पर सिल्क से, सेकंड विकल्प इसमें सही उत्तर है, ज्यादा कोई कठिन प्रश्न नहीं है। झूम खेती जो होती है काफी बार प्रश्न पूछा गया है, झूम खेती जो होती है कहाँ पे होती है? केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। तो यहाँ पर मेघालय जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर शुष्क बर्फ या शुष्क बर्फ ठोस का रूप है, किसका ठोस रूप है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसी का ठोस रूप जो होता है शुष्क बर्फ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी होगी? तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होगी। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल जो है उसे पहचानना है। तो अभी व्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, या ड्राइंग पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, 4th ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करना। तो यहां पर हम कहेंगे इसमें स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल होता है। चलिए सेकंड विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। टूटता तारा या उल्का है, तो ये क्या होता है? उल्का में एक जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, या फिर एक समान गति से चलने वाला तारा है, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उल्काप जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या फिर बिहार सेतु? तो देखिए बिहार राज्य में पूछा है हमसे, बिहार राज्य में जो सबसे बड़ा होगा वो महात्मा गांधी सेतु। चलिए अगला क्वेश्चन है, लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल के दिन में, ग्रीष्मकाल के सुबह, शीतकाल में दिन के समय या फिर शीतकाल में सुबह के समय? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि शीतकाल में सुबह के समय लंदन धूम्र पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों, मछली या जंतुओं के द्वारा या फिर सूर्य प्रकाश के द्वारा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा। जितने हम वृक्ष लगाएंगे प्रदूषण उतना कम हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प उत्तर होगा। नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गोरैया, कछुए या फिर सांप?
ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर सल्क से ढक के होते हैं। तो यहां पर हम कहें कि छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप ये अंडे देते हैं, क्योंकि इनमें से सभी जहरीले नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा विश्व ऊष्मायन का यहाँ पर कारण हो सकता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो वायु प्रदूषण होगा ये निश्चित रूप से विश्व ऊष्मायन का कारण है। अगला क्वेश्चन है, राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है और ऐसे टिकटों का उपयोग से निम्नलिखित किस संकल्पना को प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? अलग अलग स्थानों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण की प्रक्रिया की समझ, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन इसमें हमें करना है। तो यदि हम यहाँ पर उपयुक्त का चयन करते हैं तो देखिए, अलग अलग स्थानों या साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होगी। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ में सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए हमें टिकट भी चाहिए। तो यहाँ पर आरक्षण की प्रक्रिया की समझ, आरक्षण हमें सभी जगह कराने की जरूरत नहीं होती है, कुछ विशेष जगह पर आरक्षण हो सकता है। तो थर्ड विकल्प जो होगा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्र अंकांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलेगा? तो यहाँ पर कौन सा कौशल को बढ़ावा मिलेगा? तो निश्चित रूप से मानचित्रांकन से यहाँ पर बच्चों को सापेक्ष स्थिति दिशा बोध की जानकारी मिलेगी। तो इस कौशल को बच्चों के अंदर बढ़ावा मिलेगा। फोर्थ विकल्प। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 या 8 अगस्त 1945। तो यदि हम बात करें यहाँ पर तो 6 अगस्त 1945 थर्ड विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें सही होगा, जहां पर इस तारीख को अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम जो था ये गिराया था। अगला क्वेश्चन है, कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले में बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, कोई के घोंसले में अंडे देता है और बेचारा कौवा अपने अंडों को इन्हीं अंडों के साथ सेता है। ये पक्षी कौन है? तो कोयल ही पक्षी है, क्योंकि कई बार आपने इस प्रश्न को पढ़ लिया है और निश्चित आप उत्तर जानते ही हैं। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं होती है? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, उत्तरी घाट। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा हिमालय। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति एक बस्ती में नहीं रहता? तो यहाँ पर ततीय बर्ड, चींटी, दीमक या मकड़ी। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा मकड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने की तीव्रता मापी जाती है। तो रिएक्टर पैमाने की तीव्रता किससे मापी जाती है? ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी या चक्रवात। तो यहाँ पर हम रिएक्टर पैमाने से किसकी भूकंप की तीव्रता मापते हैं? तो सेकंड विकल्प इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो यहाँ पर स्पायरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो यहाँ पर पैरामीशियम जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। अमीबा पैरामीशियम ये कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है यहाँ पर अल बरूनी कौन था? और अल बरूनी एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। थर्ड, यह वह अफगानिस्तानी का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। या वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास को जानने में सहायक है। बिल्कुल सही फोर्थ विकल्प होगा। ये एक उज्बेकिस्तानी यात्री था, ठीक है ना। इसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक हमारे इतिहास को जानने का एक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है?
तो उस युग्म को हमें पहचानना है। जेट्रोफा, बायोडीजल, रिंगाल, इमारती लकड़ी, बांझ चारा, चीड़, लीसा। तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा सेकेंड सुमेलित जो नहीं है, रिंगाल, इमारती लकड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रदूषक की स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल या फिर डीजल। तो जो स्रोत अप्रदूषकी हो उसे हमें पहचानना है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम कहें तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा सौर ऊर्जा, सेकेंड विकल्प। आबू धाबी के विषय में सही कथन का चयन करना है। ये रेगिस्तानी इलाके में आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। आबू धाबी की मुद्रा या जो रुपया होता है उसे दिनार कहा जाता है। तो यहाँ पर सही कथन होगा पहला, दूसरा, तीसरा, या पहला, तीसरा, चौथा, या दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर ये सभी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये सभी ही सही है। चलिए अगला आता है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो मच्छर होते हैं, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। चलिए नीचे दिए गए कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर और किराया, यात्रा करने वाले का नाम, आयु, लिंग, इसी के साथ में ट्रेन का नंबर, नाम, स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है, अंतिम स्टेशन का नाम और अंतिम स्टेशन पहुंचने की तारीख और समय। तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हम एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए एक आरक्षित रेल टिकट से हम विकल्प को चुन लेते हैं। थर्ड विकल्प जो होगा यहाँ पर हमारा, जिसमें 1, 2, 4, 5। तो देखिए टिकट बुक कराने की तारीख, इसी के साथ में डिब्बे का नंबर, क्योंकि टिकट हमारी कैसी है, आरक्षित है, और इसी के साथ में ट्रेन का नंबर होगा, इसी के साथ में अंतिम स्टेशन पहुंचने की तारीख और समय। चलिए अगला क्वेश्चन है, कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है डामर, प्लास्टिक, पेंट, औषधि या फिर ड्राई क्लीनिंग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 1, 5 या फिर 1, 4, 5 या फिर ये सभी। तो कच्चे तेल का उपयोग इन सभी में किया जा सकता है, डामर, प्लास्टिक, पेंट, ड्राई क्लीनिंग, औषधि वगैरह सभी में। चलिए निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? सूर्य, पेट्रोलियम, जल या वायु। तो देखिए यहाँ पर जो अक्षय संसाधन नहीं होगा वो होगा पेट्रोलियम, क्योंकि ये खत्म हो सकता है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। जम्मू कश्मीर का भाग है, इसकी चोटी 8,900 मीटर है। यह नेपाल का एक भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर। यह भारत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850। ये तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो हमें ये बताना है कि इसके बारे में सही कथन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम सही कथन की इसकी बात करें तो इसका जो सही कथन होगा वो होगा ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। अगला, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 स्टेशन छोड़ करके 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 पर नागरकोइल स्टेशन पहुंचती है। तो रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी ये किलोमीटर है, तो इसकी औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा में हमें निकालना है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक गणित जैसा सवाल थोड़ा सा दे दिया है और इसकी चाल हमें निकालना है। तो ये हमारे सामने दूरी है, दूरी बटा चाल का सूत्र, और समय कितना लगा ये समय से हम उसकी चाल को निकाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर इसमें बनता है वो बन जाएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। और यहाँ पर एक फसल काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्ष तक खुला छोड़ देंगे,
इस भूमि पर उगने वाले बांस खरपतवारों को काटकर जला दिया जाएगा। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाएगी। एक ही खेत में 3-4 प्रकार की भिन्न फसलें उगाई जाएंगी। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग भी किया जाएगा। तो यहाँ पर सही कथन हमें पहचानना है। देखिए बात यहाँ पर मिजोरम में की जाने वाली जूम, यहाँ पर हम देखें पहला, फसल काटने के बाद कुछ वर्ष तक भूमि को खुला छोड़ दिया जाएगा, निश्चित है। इसी के साथ में इस भूमि पर उगने वाले बांस खरपतवारों को काटकर जला दिया जाएगा और एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें भी उगाई जाएंगी। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा जो होगा ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा, दूसरा विकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कांसा या ब्रांज के बारे में सही कथनों का या अध्ययन कीजिए या चुनाव कीजिए। तो ये एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसे एक तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाएगा। आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। और फोर्थ है यहाँ पर ब्रांज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है। यहाँ पर चयन करेंगे पहले चौथे का, दूसरे तीसरे का, या फिर पहले दूसरे तीसरे, और फोर्थ है 2, 3 और 4 का। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो दूसरा और जो तीसरा होगा, इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाएगा और आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक तत्व नहीं है, मिश्र धातु है। चलिए तो दूसरा तीसरा यहाँ पर सही है। नीता आंध्र प्रदेश जाती है, 2 साड़ियां खरीदती, खास तौर पर वही बनाई थी। वो साड़ियां क्या कहलाएंगी? पोचमपल्ली कलमकारी या पोचमपल्ली कांजीवरम, और कलमकारी और चंदेरी, और कलमकारी और कंथा। तो निश्चित रूप से अभी आपने देखा था कि आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली जो साड़ियां होती हैं वो प्रसिद्ध होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो पहला होगा पोचमपल्ली और कलमकारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर ठीक है? असम बिहू, ओडिशा भारतनाट्यम, अली या तमिलनाडु लावनी, कर्नाटक कथक। तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा ठीक है ये हमें पहचानना है। तो इसमें हमारा पहला उत्तर होगा असम बिहू। चलिए अगला है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे के जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं और गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ये मकान मजबूत बांस के खंभे पे होंगे, अंदर से मकान लकड़ी के बने होंगे, जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होंगे, मकान की छतें ढालू होंगी, गांव में भारी वर्षा होती है। तो ये गांव होगा असम राज्य में, है ना। काफी बार आ गया प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व उष्णमान के लिए एक कारक, तो वही गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो निश्चित रूप से वाहन से निकली, पेड़ पौधों से निकली, या फिर भट्टियों से निकली गर्म हवा। तो यहाँ पर यह रसोई गैस। तो देखिए विश्व उष्णमान के लिए हम बात करें तो जो भट्टियों से निकली गर्म हवा उसके अंदर, या वाहन के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि वाहन जो होते हैं इनके अंदर भी होती है, और पेड़ पौधे भी तो CO2 जो होते हैं ग्रहण करते हैं पर श्वसन में छोड़ते भी हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कहेंगे कि वाहन से निकली, यदि सबसे ज्यादा हम यदि बात करें तो भट्टी से निकली गर्म हवा, तो ये तो कम निकलती, हर समय भट्टी नहीं निकलती, पर वाहन सबसे ज्यादा चलते हैं। तो यही पहला कारण जो होगा सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा, है ना। तो पहला विकल्प ही जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी बड़े शहरों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग व्यक्तिगत रूप से और माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने से, अक्सर घर के बाहर जाने से बचने के, और व्यक्तिगत वाहन स्कूटर आदि नहीं रखने से। तो निश्चित रूप से आप रखें, कोई दिक्कत नहीं, पर आने जाने के लिए आप सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करें, तो ये आप अपना सहयोग उसमें दे सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से पेट्रोलियम में से सही अभिलक्षण चुनिए। अच्छी गंध,
का पतला नीला रंगीन द्रव, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, बदबूदार पतला पीला द्रव। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है, यही इसका सही अभिलक्षण है। अल बरूनी जो था ये किस देश से आया था? तो ये आया था उज्बेकिस्तान से, क्योंकि काफी बार हमने इसके बारे में प्रश्न को देख लिया है, पढ़ लिया है। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ग्रीस यहाँ पर कोयला, पेट्रोल, पैराफिन, मोम। तो देखिए यदि बात करें तो ये भिन्न तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सभी पेट्रोलियम अवशेष के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम बात करें तो जैसे कोयला जो है ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, पर ईंधन की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर ये ईंधन भी हो सकता है। ये बाकी जो तीनों हैं ये एक ही कैटेगरी में जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम चुनेंगे कोयले को ही, क्योंकि ईंधन की दृष्टि से देख लें इसको, या किसी और दृष्टि से भी आप समझ सकते हैं जो अन्य से यहाँ पर भिन्न है। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ये होगा इसमें कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए, फोर्थ विकल्प इसमें सही उत्तर होगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो निश्चित रूप से समुद्री सीमा यहाँ पर नहीं होगी राजस्थान की। थर्ड विकल्प इसमें उत्तर होगा। बाकी अन्य राज्यों की समुद्री सीमा है। सीएनजी का ईंधन के रूप में प्रयोग किस में होता है? तो वाहन में, उद्योग में, खाना बनाने या वाहन और उद्योग में। तो देखिए सीएनजी का ईंधन के रूप में हम उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से ये करते हैं वाहन और उद्योगों में। फोर्थ विकल्प जो होगा इसमें हमारा सही उत्तर होगा। एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो एलपीजी जो होता है लो पैड गैस, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और लोकल पेट्रोलियम गैस। तो थर्ड विकल्प हो जाएगा इसमें सही उत्तर। बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो बायोडीजल जो होता है ये जेट से तैयार किया जाता है। ऑप्शन सेकंड होगा इसमें सही उत्तर। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके लिए सफर की दिशाएं क्या क्या होंगी? तो पहले पूर्व की दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा, तो सेकेंड विकल्प हो जाएगा इसमें सही उत्तर। चलिए, माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार, भारत, नेपाल, तिब्बत का। तो अभी हमने क्वेश्चन देखा था वहां पर, तो ये नेपाल का एक भाग है। फोर्थ विकल्प इसमें उत्तर होगा। लोहे की एक छड़ को एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थों को हम कहते हैं ऊष्मा का अच्छा सूचालक, ऊष्मा का कुचालक, ऊष्मा का अर्धचालक, हीटर। तो फर्स्ट विकल्प होगा ऊष्मा का अच्छा सूचालक। चलिए, कांसा ब्रांज होता है दो धातुओं का मिश्रण है, और ये दो धातुएं कौन सी हो सकती है? तांबा जस्ता, तांबा टीन, तांबा लोहा, एल्यूमिनियम और टीन। यहाँ पर हम कहेंगे कि ये दो धातुएं जो होंगी ये तांबा और टीन होंगी। सेकेंड विकल्प जो होगा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी मछली के तैरने के योग्य नहीं, ऑक्सीजन रहित नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, खनिज रहित है। तो देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर तो निश्चित रूप से ये जो पानी है ये ऑक्सीजन रहित पानी है, ठीक है ना। मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए भरे एक्वेरियम में डाला गया, तो ये ऑक्सीजन रहित पानी होगा निश्चित रूप से। सेकेंड विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का यहाँ वृहद प्रदूषक होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर कहेंगे हम सल्फर डाई ऑक्साइड। ये अम्लीय वर्षा का एक वृहद प्रदूषक होगा, इसी कारण से अम्लीय वर्षा होती है। वायु प्रदूषण का कारण यहाँ पर क्या होगा? कीटनाशक, सीवेज, धुआं या फिर ध्वनि विस्तारक। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो धुआं होगा ये वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र जो था कहाँ स्थापित हुआ? पिलानी, जयपुर, आगरा या फिर दिल्ली। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसमें दिल्ली। चलिए, एक जीव जब लाभ लेता है दूसरे सेवा से जीव को प्रभावित किए तो ये कहलाता है परजीवी, सहभोजी या मृतोपजीवी या सहजीवी।
देखिए, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे को प्रभावित किए तो निश्चित रूप से उसे हम कहेंगे सहभोजी। ऑप्शन जो सेकेंड होगा इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, निम्नलिखित संकेत यातायात संकेत का क्या अर्थ है? मुख्य सड़क, पैदल पारपथ, रेलवे क्रॉसिंग या संकरी पुलिया। तो यहाँ पर संकरी पुलिया का ये प्रदर्शित है ये चित्र। चलिए, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं वो प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण या फिर उपभोक्ता। तो निश्चित रूप से वो कहलाएंगे प्रथम चरण उपभोक्ता के अंतर्गत। फर्स्ट विकल्प ही इसमें उत्तर हो जाता है। कांच के जार तथा बोतलों को अचार भरने से पूर्व उन्हें सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाएगा, और ऐसा क्यों किया जाता है? तो निश्चित रूप से ऐसा हम उनमें जो नमी है उसको पूर्णतः हटाने के लिए करते हैं, ताकि हम जिस अचार वगैरह को उसके अंदर भरे वो सुरक्षित बना रहे और लंबे समय तक सही रहे। परिवार एक इकाई होता है जहां माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन सही नहीं है। इसमें कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य क्योंकि यह आदर्श परिवार का आकार है, और सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के हैं। तो यहाँ पर सभी तो ऐसे नहीं हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और यहाँ केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो निश्चित रूप से इसमें 22 भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में। चलिए, विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या है। तो विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? नारियल का तेल, नारियल का पानी, पारा, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विलयन का जो पाठ है उसमें हम यहाँ पर विलय के रूप में किसको लें? तो हम नमक को यहाँ पर लेंगे। सबसे अच्छा विलय पदार्थ होगा सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ पर बरगद जो होगा ये राष्ट्रीय वृक्ष हो जाता है। चलिए, सामा चकेवा कहाँ का स्थानीय त्योहार है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये है बिहार का, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख व्यवसाय की बात करें, कृषि, खनन, पशुपालन या मधुमक्खी पालन। तो यहाँ पर होगा कृषि। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक, नीम, पीपल या बरगद। तो यहाँ पर हम बात करें तो अशोक जो होगा ये यहाँ का राजकीय वृक्ष होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फ्रैंकोलिन किस राज्य का राजकीय पक्षी है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो यहाँ पर सेकंड विकल्प जो होगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन आता है, दूधराज ये किस प्रदेश का राजकीय पक्षी है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ये है मध्य प्रदेश का, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही उत्तर है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर बिहार में। तो ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा इसमें यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा। अगला आता है, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। फोर्थ होगा यहाँ पर झारखंड, कुडुख। दही निर्माण है तो कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होगा? एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस या फिर लैक्टोबैसिलस। तो निश्चित रूप से लैक्टोबैसिलस, लैक्टाई जो होगा ये जिम्मेदार होगा इसके लिए। अगला है, निम्न में से कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु ये सभी। तो यहाँ पर रीठा जो होगा ये इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा कायांतरित शेल का उदाहरण है? तो यहाँ पर पहचानना कायांतरित शेल के उदाहरण को। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प होगा संगमरमर। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो महासागर में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है कैल्शियम क्लोराइड। नमक यहाँ पर कैल्शियम नहीं, सोडियम क्लोराइड। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी। तो यहां पर हम कहेंगे जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सेकेंड। निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? हल्दी पाउडर, मेटेलिक येलो, फ्रियान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, क्यूम, टूर, कृषि
भूमि अपर्दन। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो होगा, जो सुमेलित नहीं है, कंटूर कृषि भूमि अपर्दन। ह्यूमस निर्माण कौन सहायक होता है, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर ये सभी? तो निश्चित रूप से यहाँ पर शामिल होते हैं ह्यूमस निर्माण में अपघटक, ऑप्शन सेकंड। डीडीटी एक खरपतवार निवारक है, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, फिर एंटीबायोटिक है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। थर्ड विकल्प होगा इसमें सही उत्तर। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो यहाँ पर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर है, ये बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर ठीक नहीं है? जूट, रेशमी वस्त्र, गन्ना, चीनी, अदरक, विद्युत उपकरण, कपास, सूती वस्त्र। तो यहाँ पर हम बात करें तो जूट, जो रेशमी वस्त्र है, ये यहाँ पर ठीक नहीं है। चलिए, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गन्ना, गेहूं, मक्का। तो यहाँ पर जो होगा गेहूं, ये खरीफ की नहीं, रबी की फसल में शामिल है। चलिए, धातु में प्रस्तर किसे कहते हैं? बिटुमिनस, बॉक्साइट, मेटालाइट या फिर अयस्क। तो धातु में प्रस्तर कहा जाता है अयस्क। अगला क्वेश्चन है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हम 4 क्रमों में किसका उपयोग किया जाना चाहिए? निष्यन, निस्तारण, वामन, अवसादन, वाष्पन, अवसादन। तो हम पहले उत्तर का चयन कर लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अवसादन, निस्तारण, निष्यन और वामन। तो जो रेत और नमक को हम अलग अलग करने के लिए प्रक्रियाओं को अपनाएंगे, इन 4 क्रमों का हमें उपयोग इसमें करना होगा। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार, ये प्रश्न हमारा पहले भी आया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पीसे हुए चावल के रंगीन घोल का जो उपयोग इसमें होता है, तो यहाँ पर सेकंड वाला इसमें सही उत्तर बन जाएगा हमारा मधुबनी के लिए। कांसा, ये प्रश्न भी हमारा आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, तो 3 बार हम इसको आज के ही वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो कांसा जो होता है तांबा और टीन की मिश्र धातु होती है, यही इसमें सही कथन होगा। चलिए, जानवर रात में जागते हैं, हर चीज को काले सफेद देखते हैं, ये भी प्रश्न हमारा आ चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन का चयन करना है। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने के लिए उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो यहाँ पर जो मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन का हम चयन करेंगे तो वो होगा दूसरा और तीसरा। दूसरा, मधुमक्खियों के लिए लीची के जो फूल होते हैं वो लुभाएंगे, और मधुमक्खी पालने के लिए उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पोलियो का कारण या कारक है जीवाणु, विषाणु, कवक, कीट। यहाँ पर हम कहेंगे पोलियो का कारक होता है विषाणु या कारण भी कह सकते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य क्या है? पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। थर्ड विकल्प इसमें सही उत्तर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डेंगू रोग का वाहक है। तो डेंगू रोग का वाहक यहाँ पर क्या होगा? एडिस या फिर क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मच्छर या एनाफिलीज मच्छर। तो यहाँ पर हम कहेंगे एडिस जो मच्छर होता है ये डेंगू रोग का वाहक होगा। चलिए, मलेरिया रोग होता है जिसके कारण प्लाज्मोडियम, एंटीवीबा, रेट्रोवायरस या फिर साल्मोनेला। तो मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम के कारण। फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पक्षमाभ ऊतक शरीर प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलता है? आमाशय, श्वसनिका, आंत या वायुकोश। तो श्वसनिका में ये देखने को मिलता है। सेकंड विकल्प जो होगा इसमें सही उत्तर होगा। धूम्रपान से होने वाला रोग कौन सा होगा? तपेदिक, कैंसर, अल्सर, अनिद्रा। तो यहाँ पर हम कहेंगे फेफड़ों का कैंसर। सेकंड विकल्प जो होगा ये इसमें उत्तर होगा। विटामिन ए की कमी से होता है रतुंधी रोग, काफी बार आप देख चुके हैं।
हमारे शरीर के संघ के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, यकृत, रक्त, फेफड़े, हृदय। तो यहाँ पर कहेंगे कि अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है यकृत के द्वारा। फर्स्ट विकल्प जो होगा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर रक्त की जांच किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, या लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, या फिर रक्त में मच्छर के लार्वे। तो यहाँ पर हम कहेंगे लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होगी। अगला क्वेश्चन ये देखा गया है कि पाचन क्रिया की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पाचक रस जब अमाशय के बाहर होते हैं तब वो निष्क्रिय रहते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया भी तेज हो जाती है। तो यदि हम बात करें तो सेकंड विकल्प बिल्कुल सही है, जिसमें भोजन का मंथन और एंजाइम की क्रियाशीलता तेज हो जाती है। चलिए, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है रेखा की माँ। अब क्यों डालती है? पानी को रंग रहित करने, हल्के निलंबित द्रव्यों को अवशोषित करने, कठोर जल को मृदु करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। तो यहां पर हम कह सकते हैं हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए सेकंड विकल्प जो होगा ये उत्तर होगा। अगला है, यहाँ पर रक्त स्थान के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। पानी साफ करने, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, या मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने। देखिए, यदि यहाँ पर हम बात करें अधिक ऑक्सीजन पानी में घुलने देने के लिए, थर्ड विकल्प जो होगा इसमें हमारा सही उत्तर होगा। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है तो निश्चित रूप से बीओडी के माध्यम से करते हैं प्रदूषण स्तर की जांच हम। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्राइट। तो इसके लिए यूज होता है सिल्वर आयोडाइड। थर्ड विकल्प जो होगा हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में अंदर ताक झांक की और साथ ही ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर फैलता है? इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वो वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रास। फर्स्ट विकल्प जो होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वथन उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? तो क्वथन उबलना और वाष्पीकरण में अंतर यदि हम बात करें तो देखिए, वाष्पीकरण जो होता है किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन किसी भी तापमान पर नहीं हो सकता है, एक निश्चित तापमान पर होता है। तो मैं सीधे उत्तर को यहाँ टिक कर दिया। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरेगा, क्योंकि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि नींबू जो होगा साधारण पानी में डूब रहा है, लेकिन नमकीन पानी में क्यों तैर रहा है? क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व ज्यादा होता है साधारण पानी की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज्यादा होगा। थर्ड विकल्प इसमें उत्तर बन जाएगा। संसार का अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर भारत? तो यहाँ पर उत्तर होगा भारत। चलिए, BOD5 क्या है? तो BOD5 यहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, 5 मिनट। तो यहाँ पर सेकंड विकल्प जो होगा यह हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ के अंश का कारण बनता है कैंसर, आंख से पानी गिरना, DNA विखंडन या फिर ये सभी? तो निश्चित रूप से ये फोर्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ के कारण ये सभी हो सकते हैं। फोर्थ विकल्प इसमें उत्तर बन जाएगा। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक या एनहाइड्राइड, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा फर्स्ट विकल्प हाइग्रोस्कोपिक लवण। फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री कच्छपों का जीवांत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाई जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कैनेप्सले, रिडले, लंगरहेड, ऑलिव रिडले या फ्लैटबैक? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑलिव रिडले। थर्ड विकल्प उसमें उत्तर होगा। महासागरों में जल स्तर में वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या फोर्थ में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे
ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना जल स्तर में वृद्धि का कारण होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासिटामोल या लिव 52? तो देखिए, ज्वर मतलब कि वही जो होती है जिसे हम बुखार वगैरह कह सकते हैं, इसमें पैरासिटामोल जो है सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली औषधि है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति रक्त स्थान होती है और वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है और वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो यहाँ पर आज के हमारे जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 260 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और आपको पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।